मैं हनुमंत सिंह जेतावत, सह आचार्य कृषि अर्थशास्त्र, बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा। मैं आज आपको बीएससी एजी ऑनर्स पार्ट सेकंड में चलने वाले विषय कृषि वित्त व सहकारिता के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ, जिसमें मैंने पिछली क्लास में भारत में सहकारी आंदोलन के विकास के बारे में बताया था। मैंने भारत में सहकारी आंदोलन के विकास को दो भागों में बांटा। पहला वो आंदोलन जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हुए, और दूसरा भाग जो मैंने बांटा वह था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के युग में सहकारिता आंदोलन। मैंने आपको पिछली क्लास में सहकारिता आंदोलन के बारे में, स्वतंत्रता के पूर्व स्थिति के बारे में आपको बताया। आज मैं आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के युग में के बारे में बात करता हूँ। देखिए, आज़ादी के बाद पंडित नेहरू ने देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में विकास का मॉडल देश के लिए लगाया। निश्चित रूप से अब सहकारी आंदोलन की बात अपन करेंगे, वह पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार करेंगे। देखिए, मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री काल के समय में की गई। इस आयोग ने पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लागू की। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय 1951 से 1956 तक का रहा। इस दौरान इस पंचवर्षीय योजना में सहकारिता से संबंधित निम्न बातें रखी गई। पहला, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में सहकारी समितियों की भागीदारी रखना। दूसरा, अच्छी तरह से संगठित ऋण प्रणाली का देश में विकास करना। तीसरा, सहकारी समितियों को खेती, उद्योग, आवास, विपणन आदि क्षेत्रों में विस्तारित करना। चौथा, सहकारिता में लगे उच्च स्तरीय कर्मियों का प्रशिक्षण करना। वर्ष 1951 के दौरान अखिल भारतीय सर्वेक्षण समिति के अध्यक्ष एडी गोरवाला ने सहकारी ऋण की दो मुख्य कमियां बताई। वे ये थी, पहली, सहकारी ऋण असमान रूप से देश में वितरित किया गया। दूसरा, सहकारी ऋण अपर्याप्त था। वह ज़्यादातर छोटे व मझोले किसानों के बजाय साधन संपन्न बड़े किसानों को ही दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि सहकारी समितियों की श्रृंखला में सबसे कमज़ोर कड़ी प्राथमिक ऋण समितियां थीं। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने यह भी बताया कि भारत में सहकार विफल रहा, लेकिन उसको सफल होना ही चाहिए। इस समिति ने तत्कालीन मौजूदा स्थिति के लिए उपाय के रूप में एकीकृत योजना चलाने के सुझाव दिए, जो निम्न प्रकार थे। पहला, राज्य सरकार की भागीदारी सहकारी समितियों के साथ सभी स्तर पर होनी चाहिए। दूसरा, सहकारी ऋण विपणन और प्रसंस्करण में समन्वय होना चाहिए। तीसरा, पर्याप्त भंडारण का विकास होना चाहिए। चौथा, सभी स्तरों पर लगे सहकारी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यह सहकारिता के बारे में जो बातें रखी गई, यह प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक रही, उसमें रखी गई। अब बात आती है दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसका समय 1956 से 1961 तक का था। इस योजना में
देखिए क्या रखा गया सहकारिता के विकास के बारे में। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के सुझावों की क्रियान्वती के रूप में राष्ट्रीय सहकारिता विकास और भंडारण निगम NCWDB 1956 वर्ष में स्थापना की गई। इसी के अंतर्गत उत्पादक व संवर्धन सहकारी समितियों का गठन किया गया। 1959 के दौरान श्री वैकुंठलाल मेहता की अध्यक्षता में सहकारी साख समिति ने सुझाव दिए कि सहकारी समिति में सदस्यों की संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए व सहकारी समिति के अंतर्गत आने वाले गांवों की दूरी 3-4 मील से कम होनी चाहिए। श्री BP पटेल की अध्यक्षता में सहकारी ऋण व तकावी ऋण पर 1961-62 में बनी समिति ने इस बात पर जोर दिया कि सहकारी समितियों को किसानों के कृषि कार्यों के संचालन व भूमि सुधार के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। यह ऋण उन्हें मजबूरी की स्थितियों में ही देना चाहिए। श्री VL मेहता ने प्राथमिक कृषि सहकारी समिति की देखरेख जिला सहकारी बैंकों को दिया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। अब बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की। यह योजना वर्ष 1961 से 1966 तक रही। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सहकारिता ऋण व सहकारी खेती पर जोर देने के अलावा निष्क्रिय समितियों के पुनरुद्धार पर भी जोर दिया गया। इन्हीं वर्षों के दौरान 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC की स्थापना हुई। साथ ही राष्ट्रीय चीनी उद्योग सहकारी संघ की भी स्थापना की गई। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति का गठन जुलाई 1966 में B. वेंकटप्पैया की अध्यक्षता में किया गया। इस समिति ने निम्न सुझाव दिए। पहला, लघु कृषक विकास अभिकरण, सीमांत किसान व कृषि मजदूर विकास अभिकरण व ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की जानी चाहिए। दूसरा, आर्थिक रूप से व्यवहार्य इकाइयों के रूप में प्राथमिक समितियों का पुनर्गठन करना व कमजोर सहकारी केंद्रीय बैंकों का पुनरुद्धार करना इस योजना के अंतर्गत रखा गया। तीसरा, अतिदेय ओवरड्यूज की जांच करना। इसके आगे अल्पकालिक ऋणों को मध्यावधि ऋणों में बदलने में अधिक लचीलापन लाना। इसके आगे ऋण आवेदन का सरलीकरण करना। आखिर में ऋण के एक भाग को साधन के रूप में किसानों को वितरण करना। साथ ही तीसरी पंचवर्षीय योजना में यातायात सहकारिता की शुरुआत की गई। यह बातें मैंने आपको बताई, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना की थी। अब बात करते हैं 3 पंचवर्षीय योजना के बारे में। 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। अब इन 3 वार्षिक योजनाओं में क्या था इसके बारे में बात करते हैं। तीसरी योजना के बाद 3 वार्षिक योजनाएं 1966, 67, 68 की रोलिंग योजना के रूप में शुरू की गई। वर्ष 1967 में वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान की स्थापना पूना में की गई। इसके बाद में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। इस योजना का कार्यकाल वर्ष 1969 से 74 तक था। देखिए इस योजना में सहकारी विकास के बारे में निम्न बातें रखी गई, जिसमें है सहकारी ऋण के सरल प्रवाह बनाने के लिए जिला सहकारी साख समितियों के पुनर्गठन व पुनरुद्धार का सुझाव इस योजना में दिया गया। इस योजना के दौरान इफ़को की स्थापना कांडला गुजरात में की गई। इसके आगे बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की।
यह पांचवी पंचवर्षीय योजना रही 1975 से 1979 तक। इस योजना में सहकारिता विकास के लिए निम्न बातें रखी गई। देखिए, इस पंचवर्षीय योजना में खाद्य परियोजना सफलतापूर्वक आगे बढ़ाई गई। इसके आगे छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985 रहा। इस योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कृषि और संबद्ध गतिविधियों को ऋण प्रदान करने के लिए की गई। इस अवधि में डेयरी सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण को भी महत्व दिया गया। अब बात करते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना की, जो 1985 से 1990 तक रही और सातवीं पंचवर्षीय योजना में निम्न बातों पर जोर दिया। विशेषकर सहकारी ऋण वसूली शिविरों का आयोजन करने का सुझाव दिया गया। दूसरा, राष्ट्रीय व राज्य उपभोक्ता संघों को मजबूत करने का सुझाव दिया। और तीसरा, आंध्र प्रदेश में एकल खिड़की प्रणाली की शुरुआत की गई। अब बात करते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना, जो वर्ष 1992 से 1997 तक रही। इसमें सहकारिता विकास की जो मुख्य बातें हैं वह क्या रखी गई, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आठवीं पंचवर्षीय योजना में दूध के लिए सहकारी पुनरावर्ती ढंग व संवर्धन सहकारिता को मजबूत करना, यह कार्य योजना के रूप में रखा गया। अब बात करते हैं नवीं पंचवर्षीय योजना, जो रही थी वर्ष 1997 से 2002 तक। इस योजना में सहकारिता को जीवंत बनाने के लिए उसे पुनर्जीवित करने के उपाय शुरू किए गए, जिनमें सहकारिता को एक सजीव लोकतांत्रिक संस्था के रूप में स्थापित करना, जिनमें सरकार की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, यह बात कही उन्होंने। सहकारिता पर राष्ट्रीय नीति तैयार करना व एक नए कानून को अंतिम रूप देना, जो मौजूदा बहुराज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की जगह लेगा। मोटे तौर पर प्रस्तावित विधान में निम्नलिखित मुद्दों का समाधान किया गया। पहला, बहुराज्यीय सहकारी समितियों की स्वायत्तता अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ाना। दूसरा, सरकार के नियंत्रण व हस्तक्षेप के स्तर में कमी लाना। तीसरा, अर्ध न्यायिक विवाद प्राधिकरण की स्थापना करना। चौथा, सदस्यों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रावधान करना। पांचवा, समितियों के कामकाज पर प्रतिबंधात्मकता को हटाना। छठा, समितियों को अपनी प्राथमिकता तय करने की स्वतंत्रता। एनसीडीसी अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित है, जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार रही। एनसीडीसी के क्षेत्र का विस्तार करके इसमें पशुपालन, वानिकी, उद्यानिकी, मछली पालन आदि को सम्मिलित किया गया। इसके अंदर पशु व औद्योगिक वस्तुओं, शिल्पकला, सेवा क्षेत्र सम्मिलित किया गया। तीसरा, सीधा ऋण सहकारी समितियों को देने का प्रावधान रखा गया। इसके लिए उपयुक्त प्रतिभूति उधार लेने के लिए आवश्यक शर्त रखी गई। अब बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की, जो वर्ष 2002 से 2007 तक रही। देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना में सहकारिता के विकास के लिए निम्न कदम उठाए गए। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के युग में सहकारिता की भूमिका व चुनौतियों का विशेष अध्ययन व सहकारिता की प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता, बाधाएं व सुधार के उपाय के लिए वाणिज्यिक व आर्थिक सजीवता में सुधार, आधुनिकीकरण, विविधता, प्रौद्योगिक उन्नयन, गुणवत्ता सुधार, विपणन और निर्यात संवर्धन आदि को ध्यान में रखा जाता है। सहकारी समितियों के विकास में क्षेत्रीय असमानता का अध्ययन करना, राज्यों में सहकारिता विकास को रोकने वाले तत्वों की पहचान कर सही कार्यक्रमों द्वारा सुधार के उपाय बताना। इसके अलावा
सहकारी समितियों में मानव संसाधन विकास के लिए उपाय सुझाना। इसके आगे उपभोक्ता सहकारी समितियों की भूमिका और कार्यप्रणाली की समीक्षा करना व सुधार के लिए उपयुक्त सुझाव देना। इसके आगे बहुराज्यीय सहकारी समितियां बिल 3 जुलाई 2000 में लागू किया गया। यह बात अपन ने कर दी 10वीं पंचवर्षीय योजना की। अब बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना में सहकारिता के बारे में मुख्य क्या बातें रखी गई। देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक योजनाएं विशेषकर सहकारी साख क्षेत्र में, कंप्यूटरीकरण के क्षेत्र में, मानव संसाधन विकास, लोगों को सहकारिता के बारे में जानकारी करने के लिए बनाई गई व सामान्य नागरिकों को लाभ के लिए विशेषकर किसानों के भले के लिए ये सारी बातें लागू की गई। अब बात करते हैं सहकारिता विकास की 12वीं योजना में, जो वर्ष 2012 से 2017 तक रही, जिसमें प्राथमिक सहकारी समितियाँ व लार्ज साइज आदिवासी मल्टीपर्पज़ सोसाइटी समितियों का पुनरुद्धार व उनकी सक्रियता व लाभदायकता को सुनिश्चित करने की योजना रखी गई, ताकि उनको वित्तीय दृष्टि से मजबूत बनाकर ग्रामीण शाखा द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋण को बढ़ाकर व साधनों का निर्माण उनकी छोटी बचतों से सहकारी व्यवस्था द्वारा उपयोग कर किया जाना। साथ ही सूक्ष्म साख समूह व महिला सहकारिता को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी बचतों की आदत विकसित करना। सहकारी साख संस्थाओं को एक कड़ी के रूप में कार्य करना चाहिए, जिससे स्वयं सहायता समूह व महिला सहकारी समितियों को साख संस्थाओं से जोड़ने की सुविधा प्रदान की जा सके। देखिए इसके आगे एक नया आयोग, नीति आयोग बनाया गया, जिसमें भी सहकारिता विकास के ऊपर मुख्य जोर दिया गया। यह बात मैंने आपको भारत में सहकारिता आंदोलन के बारे में जो इतिहास रहा है उसके बारे में जानकारी दी। धन्यवाद।